हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपको हमारे YouTube चैनल में। आज हम लोग इस वीडियो में गणित मॉडल सेट का पार्ट 2 देखेंगे, जिसमें हम लोग सवाल नंबर 20 के आगे 21 से देखेंगे। इससे पहले पार्ट 1 में हम लोगों ने सवाल नंबर 20 तक कर लिया है। यदि आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, आप वहां से जाकर के पार्ट 1 को देख सकते हैं, जिसमें हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 20 तक फुल कॉन्सेप्ट के साथ किया। पहले कॉन्सेप्ट पढ़ा, उसके बाद सवाल बनाया, ताकि आपको 100% समझ में आए। आप कहीं पढ़ चुके हैं तो भी समझ में आएगा, नहीं पढ़ चुके हैं तो भी समझ में आएगा। ठीक है, चलिए तो अब इस वीडियो को हम लोग स्टार्ट करते हैं। यहां पर सबसे पहले मैं आपको कॉन्सेप्ट बताऊंगा, उसके बाद सवाल भी बताऊंगा। तो अब हम लोग जो पढ़ेंगे वो है एपी। एपी क्या होता है, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन क्या होता है, या समांतर श्रेणी क्या होता है, जो गणित का चैप्टर नंबर 5 आपका समांतर श्रेणी आपको पता होगा। लेकिन जिन्हें नहीं पता है, डोंट वरी, घबराइए मत, मैं पहले कॉन्सेप्ट बताऊंगा, उसके बाद सवाल भी बताऊंगा। ठीक है, आइए तो सबसे पहले हम लोग समांतर श्रेणी के बारे में थोड़ा सा डिस्कशन कर लेते हैं, थोड़ा सा समझ लेते हैं होता क्या है, ताकि ये सवाल आपको समझने में कोई प्रॉब्लम ही ना हो। समांतर श्रेणी ये होता क्या है? समांतर श्रेणी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, जिसे शॉर्टकट में एपी हम लोग कह देते हैं। जो समांतर श्रेणी होता है वो दो संख्याओं जो समांतर श्रेणी होता है वो एक संख्याओं का सूची होता है। ठीक है, संख्याओं का एक सूची होता है, जिसमें दो लगातार पद को अगर आप घटाइएगा तो समान बराबर पाइएगा। जैसे जैसे 2 4 6 8 10 12 14 डॉट डॉट डॉट। ठीक है, यहां पर आपको क्या करना है कि दो लगातार पदों को आपको घटाना है। घटाइए दो लगातार पद, ये दोनों लगातार है, घटाइए। 4 में से 2 जाएगा तो 2 बचेगा। उसी तरह से 6 में से ये भी दोनों आपस में लगातार ही है। 6 में से 4 जाएगा तो कितना बचेगा? 6 में से 4 जाएगा तो कितना बचेगा? 2 बचेगा। 8 में से 6 जाएगा, 8 में से 6 जाएगा तो भी 2 बचेगा। और 10 में से 8 जाएगा तो भी आपका 2 ही बचेगा। तो इस प्रकार आगे की भी कहानी होगी, जहां पर क्या हो रहा है कि दो पदों का जो बीच का अंतर है वो समान है, वो बराबर है। तो इस प्रकार के श्रेणी को हम लोग अरिथमेटिक प्रोग्रेशन समांतर श्रेणी कहते हैं। ठीक है, चलिए अगर मैं जनरल का बात करूं तो इसका जो जनरल फॉर्मेट होता है वो आपका एपी का इस तरह से मिलेगा। ठीक है, A1 A2 A3 A4 डॉट 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 और लास्ट में आएगा आपका AN। यहां पर जो है वो आपका इस तरह का आपको एक जनरल फॉर्मेट देखने को मिलेगा। यहां होगा क्या, यहां पर देखिए जिस प्रकार से इसको लिखें, A2 में A1 को घटाइए, A2 में A1 को घटाइए तो आपका एक समान मिलेगा, एक समान कांस्टेंट मिलेगा, एक अचर मिलेगा, जिसे हम लोग डी कहते हैं, सार्व अंतर कहते हैं, कॉमन डिफरेंस कहते हैं। ठीक है, उसी तरह से आप A3 में A2 को घटाइए, A3 में A2 को घटाइए तो भी आपको डी ही मिलेगा। A4 में आप A3 को घटाइए तो भी आपको डी ही मिलेगा, और इसी तरह की होते रहेगा। ठीक है, ये आगे बढ़ेगा, इसका आगे A5 A6 A7 A8 लीजिए, घटाते रहिए, आपको डी मिलेगा। यहां पर क्या है, कुछ पदों का आपको परिचय करवाना होगा। जैसे एपी का जो प्रथम पद होता है, पहला पद होता है A1, उसे हम लोग कहते हैं एपी का प्रथम पद। क्या कहते हैं? एपी का प्रथम पद, जिसे हम लोग ए से दर्शाते हैं। किस चीज से दर्शाते हैं? ए से दर्शाते हैं। उसके बाद जो दो पद, और उसके बाद देखिए लास्ट का पद, उसके बाद जो सबसे लास्ट में है उसे हम लोग AN को हम लोग अंतिम पद क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? अंतिम पद कहते हैं, लास्ट टर्म कहते हैं। उसी तरह से ये दोनों का बीच का जो अंतर है डी को हम लोग सार्व अंतर कहते हैं। क्या कहते हैं? सार्व अंतर, कॉमन डिफरेंस कहते। कैसे ज्ञात करें? तो AN का जो फॉर्मूला है वो आपको सीधा सिंपली याद रखना है। बाकी चैप्टर पढ़ाएंगे तो वहां पर डिटेल में हम लोग इसका प्रूफ भी देखेंगे। यहां पर A प्रथम पद, उसमें N-1 कर दीजिए और D से मल्टीप्लाई कर दीजिए। अगर ये फॉर्मूला आपको याद रखना है, जहां पर क्या है, जहां
आपको ए एन पता है अंतिम पद, ए पता है प्रथम पद, डी पता है सार्वंतर। एन बराबर नंबर और संख्या, पदों की संख्या क्या है, पदों की संख्या, पदों की संख्या। ये फॉर्मूला भी आपको याद रखना है, इसी फॉर्मूला के आधार पर आपका सवाल बनेंगे आगे, ठीक है। चलिए ये हो गया आपको एन पद कैसे ज्ञात करें उसके लिए फॉर्मूला। जैसे कि आपको अगर मान लेते हैं कि A4 निकालना है, तो A4 के लिए A प्लस एन का मान यहाँ पर कितना हो गया, एन, ये एन है, यहाँ पर एन बराबर 4 हो गया, तो एन बराबर आपको 4 रख देना है, -1 इंटू डी। तो ये निकलेगा क्या, ये आपको निकलेगा एम प्लस 4 में से क्या करता 3D। आपको एक एपी दिया हुआ रहेगा, उसमें प्रथम पद पता है, डी निकाल लीजिएगा तो आपका A4 भी निकल जाएगा। इस तरह A10, A11 आपको जो निकालना है, A50, A100, A1 लाख, जितना निकालना है आप निकाल सकते हैं, ठीक है। अगर ये था आपका फर्स्ट फार्मूला, इसका जो सेकेंड सूत्र है वो था सम का, योग का, एन पदों का योग, एन पदों का योग का जो फार्मूला है वो क्या होता है कि योग को हम लोग किस चीज से लिखते हैं, एस एन से लिखते हैं। एस एन जो होता है आपका n/2 होता है और 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी होता है। तो इस फार्मूला को भी आपको याद रखना है, ये सवाल में, ये सवाल में, ये सवाल में आपका ये फार्मूलाएं आपका यूज होने वाले हैं, ठीक है। जैसे ये सूत्र आपका इन सारे सवाल को बनाने में यूज होगा। इसका एक अगला भी फॉर्मेट है, वो क्या है, ए एन बराबर आप n/2 लिख लीजिए। 2a को आप क्या लिख सकते हैं, a प्लस ए लिख सकते हैं, a प्लस ए प्लस 2a को लिख दिए 2 बार में तोड़ के, और इधर पहले से n-1 इंटू डी। तो अब क्या है कि देखिए n/2 तो n/2 रहेगा, a को रहने दीजिए, और यहां से यहां तक गौर से देखिए, यही बोला है a प्लस n-1 इंटू डी, a प्लस n-1 इंटू डी। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं an। अगर किसी एपी में आपको प्रथम पद और अंतिम पद दिया हुआ है, पदों की संख्या अगर आपको n पता है, इस फॉर्मूला में देखिए आपको क्या है, अगर योग निकालना है, किसी एपी का योग निकालना है और उसमें अगर पदों की नंबर दिया हुआ है, पदों की संख्या दिया हुआ है, प्रथम पद पता ही है और लास्ट टर्म दिया हुआ है, तो आप डायरेक्ट इस फॉर्मूला में बैठाएंगे और आपका योग मिल जाएगा। तो ये थी बेसिक कहानी। चलिए तो अब हम लोग सवाल को बनाना शुरू करते हैं। 21 नंबर जो सवाल है वो है, निम्नलिखित में कौन एपी है। आपको अगर एपी पूछा जाए तो आपको कुछ नहीं करना है, सिंपली उसको घटा घटा देखना है कि उसका जो सार्वंतर है वो बराबर है कि नहीं, कॉमन डिफरेंस बराबर है कि नहीं। जैसे ए में ऑप्शन में आपका दिया हुआ है 2, 4, 8, 16, ठीक। अब यहाँ घटा के देखिए, 4 में से 2 जाएगा तो 2 बचेगा, 8 में से 4 जाएगा तो 4 बचेगा, मतलब ये बराबर नहीं हुआ, मतलब ऑप्शन ए आपका गलत है, ये आपका सही ऑप्शन नहीं है। ऑप्शन बी में चलिए, 1, 3, 5, 7, यहाँ घटाइए, 3 में से 1 जाएगा तो 2 बचेगा, 5 में से 3 जाएगा तो भी 2 बचेगा, 7 में से 5 जाएगा तो भी 2 बचेगा। देखिए कॉमन डिफरेंस का सेम आ गया, सार्वंतर सेम आ गया, मतलब ऑप्शन बी आपका सही है। अगर ऑप्शन बी सही है मतलब अगला गलत ही होगा, ठीक है। ऑप्शन बी इसका करेक्ट है। तो आप खुटुक से मार के आइएगा, लेकिन जो कॉन्सेप्ट बताए उसे आपको समझना होगा। चलिए अब अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। एपी दिया हुआ आपको, एक एपी दिया हुआ एपी है आपको, कितना दिया हुआ है, 2, 7, 12, ठीक है। आपको यहां पर 10वां पद पूछा जा रहा है, कितना पद, 10वां पद, एन बराबर आपको 10 दे दिया है और एन का मान आपको निकालना है। तो उसके लिए आपको यहां से पता है दिया है, क्या दिया है आपको यहां लिख लेना है, दिया है एन बराबर 10। एपी में एपी का जो प्रथम पद है वो है आपका 2 और एन नहीं पता है, एन नहीं पता है, तो यहां पर इसका डी निकालना, आपको डी निकालना। कोई भी 2 पद को घटा निकाल लीजिए, 7 में से 2 जाएगा कितना बचेगा, 7 में से 2 जाएगा तो 5 बचेगा। तो आपको एन पता, ए पता, डी पता। ए एन का फॉर्मूला भी मैंने आपको बताया कि ये होता है ए प्लस n-1 इंटू डी। आप देखिए ए कितना 2, एन कितना 10, तो 10 बैठाइए, -1 और डी कितना डी 5 है, तो यहाँ 5 गुना कर लीजिए। अब क्या करना है, 2 प्लस 10 में से 1 जाएगा तो 9, और ये 5 पहले से, 2 प्लस 9 = 45, तो ये हो जाएगा 45, 2, 47। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर सी। चलिए अब अगला सवाल की ओर बढ़ते हैं।
सवाल नंबर 23 कह रहा है कि 2 अंकों वाली कितनी संख्याएं 3 से विभाजित है। 3 से विभाजित पूछा जा रहा है तो 2 अंकों की संख्या होता कितना, कहां से है वो आपको जानना है। तो वो है 10 से होता आपका 99 तक होता है। 10 के पहले 9 और 99 के बाद 100। 10 के पहले 9 और 99 के बाद 100। 9 जो है वो आपका 1 अंक का है और 100 जो है आपका 3 अंक का है। बीच में जो है वो आपका 2 अंक है। अब यहां से आपको देखना है कि 3 कहां से कटता है। तो 10 नहीं कटता है, 11 भी नहीं कटता है, 12 कटता है। तो एक 12 लिख लीजिए। 12 के बाद 13 नहीं कटेगा, 14 नहीं कटेगा, 15 कटेगा। तो 15 लिख लीजिए। 16 नहीं कटेगा, 17 नहीं कटेगा, 18 कटेगा, 18 कटेगा। उसके बाद 21 कटेगा। डॉट 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 कहां तक कटेगा, लास्ट जो 99 दिख रहा है वही कटेगा। तो यहाँ पर जो लास्ट है वो 99। ये आपका एक सीरीज बन गया, एक सीरीज बन गया। अब आप इसको चेक कीजिए कि ये एपी में है क्या। एपी में होगा तो फॉर्मूला यूज करेंगे। तो घटा के देखिए, 15 में से 12 जाएगा तो 3 बचेगा। 18 में से 15 जाएगा तो भी कितना बचेगा, 3 बचेगा। 21 में से 18 जाएगा तो भी 3 बचेगा। मतलब कि दिस इज इन एपी, यह एक एपी है। और अगर एपी है तो यहां से हम लोग लिख सकते हैं, यहां से हम लोग क्या लिख सकते हैं, एपी है, आपको पता चल गया। तो यहां से A1 जो है इसका प्रथम पद है वो 12 है। डी आपका ये कॉमन डिफरेंस 3 है। और एन आपको दिया हुआ है। एन कितना दिया हुआ है, एन नहीं दिया हुआ, एन निकालना है। एन क्या करना है आपको, निकालना है। एन दिया हुआ है, एन लास्ट पद दिया हुआ है, लास्ट अंतिम में, इसके बाद नहीं दिया हुआ। इसके बाद 100 है जो 3 अंकों का है। तो लास्ट नहीं हुआ रे, तो लास्ट ये हुआ तो ये कितना हो जाएगा, ये आपका 99 हो जाएगा। ठीक है, 99। तो आपको n निकालना है। तो फार्मूला यूज कीजिए। फार्मूला कौन वाला यूज कीजिएगा, ये वाला an का फार्मूला यूज कीजिए। an बराबर आपको मैंने बताया अभी कि जो होता है an बराबर, जो मैंने अभी आपको बताया वो होता है a प्लस n-1 इंटू डी होता है। पुटिंग द वैल्यू गेटिंग द आंसर। पुट कीजिए। an का वैल्यू कितना 99 बराबर a का वैल्यू कितना 12 प्लस n का वैल्यू आपको निकालना है तो इसको रहने दीजिए। d का वैल्यू आपको पता है कितना 3। तो इसको शॉर्टकट में बनाने के लिए क्या कीजिए, पहले इसको इधर लाके घटा दीजिए। पहले क्या कीजिए, घटा दीजिए। 99 में से 12 को घटाइए और उधर खोलिए नहीं, उसको अभी हम लोग ट्रिक से बनाएंगे, शॉर्टकट बनाएंगे। ठीक है, 99 में से 12 घटाना है। 99 में से 12 को हम लोग को क्या करना है, घटाना है। तो 9 में से 2 जाएगा तो कितना बचेगा, 7 बचेगा। और 9 में से 1 जाएगा तो 8 बचेगा। कितना बचेगा, 87 बचेगा। इधर n-1 इंटू 3 है। अब क्या करना है कि ये जो 87 है इधर 3 गुना में, इधर भागम आएगा तो भागम नीचे आएगा, इधर n-1 बचेगा। अब इसको भगा देना है, 3 से भगा देना है, 87 में भगा दीजिए। 3 दूनी 6, 8 में से 6 जाएगा तो 2 और नीचे आएगा 7, ये 7 आ गया नीचे। अब 3 9 27, कितना बार में, 29 बार में कटा। कितना बार में, 29 बार में कटा, बराबर n-1। इसलिए ये माइनस में इधर आएगा तो प्लस में हो जाएगा। 29 प्लस 1 बराबर कितना 30। ऑप्शन है 30, जी ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट ऑप्शन है। चलिए अब अगला सवाल की ओर बढ़ते हैं। सवाल नंबर 24। मजा आ रहा है, इसीलिए पहले मैंने कॉन्सेप्ट आपको बताया ताकि यहां पर बार बार ना बोलना पड़े। ये होता है, मैं होता पर विश्वास नहीं करता, पहले मैं जानता पर विश्वास करता हूं। चलिए अब सवाल नंबर 24 की ओर बढ़ते हैं। सवाल नंबर 24 कह रहा है कि 0 और 50 के बीच विषम संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए। 0 और 50 के बीच में जितनी भी संख्याएं हैं उसमें से जो विषम संख्या है उसका योग। ये विषम संख्या होता क्या है, विषम संख्या, ये विषम संख्या वैसी संख्या होती है जो 2 से भाग नहीं लगता है। 2 से भाग नहीं लगेगा, ठीक है। भाग नहीं लगेगा कहने का मतलब कि एक संख्या आपको दिया हुआ रहेगा, उसको 2 बराबर भाग में आप नहीं बांट सकते। बराबर भाग में बिना तोड़े फोड़े नहीं बांटना है, तोड़ना फोड़ना नहीं है, 2 बराबर भाग में बांटना है। क्या आप इसे बांट सकते हैं, एक चुन्नू एक मुन्नू, आप इन दोनों को क्या बराबर बराबर दे सकते हैं, नहीं दे सकते। अगर आप इसको 1 दिए और इसको 1 दिए, यहां बच गया 1। अब चुन्नू को 1 दीजिएगा तब मुन्नू नाराज, और मुन्नू को 1 दीजिएगा तब चुन्नू नाराज। इसीलिए इसको आपको तोड़ना पड़ेगा, आधा आधा करना पड़ेगा। तो तोड़ना नहीं है, तोड़ना नहीं है और बराबर भाग में बांटना है। तो जिसे नहीं बांट सकते हैं वो विषम संख्या, ठीक है। जो 2 से बराबर भागों में, जो 2 से विभाजित ना हो, जैसे 1 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 5 हो जाएगा। जैसे 4 देखिए, 4 को हम लोग 2, चुन्नू को भी 2 दे सकते हैं, मुन्नू को भी 2 से दे सकते हैं, और इसको हम लोग तोड़े भी नहीं, उठा के गोटे दे दिए, ठीक है। तो ये आपका एक सम संख्या है, एक विषम संख्या नहीं। विषम संख्या लिखना है तो इस तरह से हम लोग लिखते हैं, ठीक है। 0 से 50 तक, तो 0 से 50 तक कौन कौन संख्या आएगा, चलिए उसका हम लोग एक सूची बना लेते हैं। तो 1 से स्टार्ट होगा, 1 3 5 7 9 डॉट 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 डॉट
50 से छोटे रखना है, 50 से हमको छोटा रखना है, 49 2 से कटेगा, नहीं कटेगा, मतलब यही हो जाएगा, कितना हो जाएगा 49 हो जाएगा आपका। ये जो 49 आपका हुआ, तो ये एक आपका श्रेणी बन गया, एक आपका सीरीज बन गया। आप चेक कीजिए क्या ये एपी में है, 3 में से 1 जाएगा तो 2, 5 में से 3 जाएगा तो भी 2, 7 में से 5 जाएगा तो भी 2, मतलब दिस इज इन एपी, यह एक एपी है। तो यहाँ पर जो इसका प्रथम पद है ए बराबर, तो एपी है तो ए बराबर हम लोग लिख सकते हैं A1, ये प्रथम पद, और डी बराबर हम लोग लिख सकते हैं, ये कॉमन डिफरेंस आ रहा है बराबर, तो डी बराबर 2, और यहाँ पर AN आपको दिया हुआ कितना 49, आपसे इसका एसएन पूछा जा रहा है, एसएन। तो एसएन निकालने के लिए आपको सबसे पहले एन निकालना पड़ेगा। क्या निकालना पड़ेगा? एन पता रहेगा तब ना एसएन वाला फार्मूला लगाइएगा आप। ये आपका एन आपको क्यों निकालना पड़ेगा, आइए इसको हम लोग देखते हैं। एन इसलिए निकालना है कि एसएन का जो फार्मूला होता है वो होता है n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी, जो अभी मैंने आपको पहले बता दिया। और एक और इसका फार्मूला होता है, n/2 और a प्लस an, ये दोनों फार्मूला। तो देखिए ये इसका प्रथम पद मालूम है, अंतिम पद भी मालूम है, एन हमको निकालना पड़ेगा। एन निकालेंगे बस, पुटिंग द वैल्यू गेटिंग द आंसर, बस। तो इसीलिए हम लोग एन निकालेंगे, और एन हमको निकलेगा एन वाला फार्मूला से। एन बराबर होता है a प्लस n-1 इंटू डी। चलिए तो एन कितना, एन आपका 49, ए कितना 1 प्लस एन कितना, एन आपको तो निकालना है, और D2 आया, इसको इधर लाके घटाइए, उसको 1 घट जाएगा, n-1 इंटू 2, ये हो जाएगा 48, 2 इधर गुना में इधर आके भागम हो जाएगा, n-1 ये कटेगा, 2 से काट रहे हैं, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 24 हो जाएगा, 24 इसका आधा 24 कर दिया, n-1 इधर आएगा तो n बराबर कितना 24 माइनस प्लस हो जाएगा, उधर जाएगा तो ये 1 बराबर 25। इसमें मतलब कि पता चल गया आपका कि ये जो है इसमें कुल पदों की संख्या कितना 25 है, कितना 25। तो चलिए इसका काम खत्म, अब ये फार्मूला लगाते हैं। एन बराबर हम लोग जानते हैं शॉर्टकट में दोनों होता है, लेकिन अगर आपको एन मालूम है तो आप लंबा वाला फार्मूला नहीं लगाएंगे, आप यही वाला लगाएंगे। चलिए तो n/2 a प्लस an, आप देखिए यहाँ से पुटिंग कीजिए, n बराबर 25 आया आपका, नीचे 2 रहने दीजिए, a का मान 1 है और an का मान 49 है। चलिए इसको 25 रहने दीजिए, दूसरा नहीं कट रहा है, अब 49 और 1 50 50 हो गया, इसको काट देंगे, 25 बार में कटेगा तो 25 गुना 25 को 25 से गुना कीजिएगा 625 आएगा। आप तेज हैं, गुना करके देख लीजिए। इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी, करेक्ट ऑप्शन। तो ये थी एपी का सवाल नंबर 25 कह रहा है सभी विरित होते हैं, जो विरित होते हैं वो क्या होते हैं आपको पूछा था, सर्वांगसम का मतलब आपको पता है, सर्वांगसम, ये सर्वांगसम होता है क्या है, सर्वांगसम दो आकृति को कहेंगे यदि एक के ऊपर दूसरा रखने के पर दूसरा न दिखे, मतलब पूरी तरह से बराबर, हर एंगल से बराबर, कैसो भी देखिए बराबर है, थोड़ा सा भी अंतर नहीं होना चाहिए। जैसे 5 रुपया का सिक्का 2 आप लीजिए, 5 रुपये का सिक्का आप 2 लीजिए, एक के ऊपर एक रख दीजिए, इसको इसके ऊपर रखेगा तो ये नहीं दिखेगा, और इसके ऊपर इसको रखिएगा तो भी नहीं दिखेगा, मतलब दोनों एक दूसरे का पूरी तरह से बराबर होना चाहिए, तब उसको हम लोग सर्वांगसम कहेंगे। लेकिन दो विरित ऐसे हो जाएगा, छोटा बड़ा, इसको उठा के इसमें रखिएगा तो ये नीचेला दिख गया, मतलब कि ये सर्वांगसम नहीं। सर्वांगसम का मीनिंग यहाँ पर गलत, समरूप, ये समरूप होता क्या, रूप, समरूप मतलब सम मतलब समान, सम मतलब समान, रूप मतलब रूप, समान रूप का। जैसे विरित एक, ये एक विरित है, ये एक विरित है, दोनों एक जैसा नहीं दिख रहा है, ये चुन्नू मुन्नू जैसा दिख रहा है दोनों, मतलब ये समरूप ही होगा। तो इसका करेक्ट ऑप्शन नंबर डी। तो सी आपने गलत और डी भी आपने गलत, ठीक है। चलिए तो अब हम लोग अगला सवाल की ओर बढ़ते हैं। सवाल नंबर 26 कर आकृति में यदि डी समांतर बीसी, डी ई समांतर बीसी है और डी बी 2 सेंटीमीटर है, डी बी जो है वो आपका 2 सेंटीमीटर है, इसको आप लिख लीजिए 2 सेंटीमीटर। उसके बाद ए जो है वो आपका 1.5 सेंटीमीटर है, और ई सी जो है आपका ई सी ये आपका 3 सेंटीमीटर है। आपको ए डी का मान पूछा जा रहा है, ठीक है, ए डी का मान ज्ञात कीजिए। तो आपको पता है ये है क्या, ये एक आपका फिगर है किसका, थेल्स परिमेय का, त्रिभुज चैप्टर का जो परिमेय आपका फर्स्ट परिमेय है 6.1 6.1 थेल्स परिमेय। ये कहता क्या है, कहता है कि किसी त्रिभुज में एक भुजा के समांतर, एक भुजा समांतर है, ठीक है, बीसी के समांतर है, एक भुजा के समांतर दो अन्य भुजाओं को विभिन्न बिंदुओं पर, अलग अलग बिंदुओं पर प्रतिच्छेद कराते हुए एक रेखा खींचा जाए, तो वो जो
रेखा रहेगा वो दो अन्य बिंदुओं को एक समान अनुपात में विभाजित करेगा। मतलब कि थेल्स परिमेय से हम लोग लिख सकते हैं कि इसका जो अनुपात है आपका, ये जो है AD बटा DB या BD जो भी लिख सकते हैं आप, बराबर होगा किसका, AE बटा EC। यही है थेल्स परिमेय कि एक भुजा समांतर अन्य भुजाओं को मिला, एक भुजा के समांतर दो अन्य भुजाओं को किसी बिंदु पर प्रतिच्छेद कराते हुए एक रेखा खींचा जाए तो वो रेखा जो है वो दोनों भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करेगा। समान अनुपात में विभाजित करा दिए। अब देखिए निकालना आपको क्या, AD, तो AD को इस साइड रहने दीजिए और BD भागा में गुणम उधर चल जाएगा, AE बटा EC। चलिए उसको गुणम ले गए इधर हम लोग, DB। अब सबका मान पुट कर दीजिए। चलिए अब सबका मान पुट कीजिए। सबका मान पुट करते हैं हम लोग। सबका मान AE कितना, AE 1.5 सेंटीमीटर, 1.5 सेंटीमीटर, और EC कितना 3 सेंटीमीटर। उसके बाद DB कितना 2 सेंटीमीटर, कितना 2 सेंटीमीटर। अब देखिए यहाँ से पॉइंट हटेगा तो नीचे एक जीरो आएगा, नीचे क्या आएगा, जीरो आएगा, ये हो जाएगा 30। अब 15 से 30 दो बार में कटेगा, इस सेंटीमीटर से सेंटीमीटर भी कट जाएगा तो 2 बचा, ये 2 से एक बार में ये कटेगा, मतलब 1 सेंटीमीटर आंसर है। AD का जो मान है वो आपका ये कितना हो जाएगा 1 सेंटीमीटर। तो ऑप्शन इसका D करेक्ट है। ठीक, चलिए तो अब अगला सवाल की ओर बढ़ते हैं। सवाल नंबर 27 करें, यदि दो त्रिभुज के संगत कोण बराबर हो तो ये त्रिभुज समरूप होते हैं। दो त्रिभुज आपको दिए हुए हैं और बोल रहा है कि इसका जो संगत कोण है वो बराबर है, मतलब कि ये जितना उतना ये जितना उतना ये, संगत कोण, संगत ले रहे हैं। ठीक, उल्टा पलटा नहीं करना, गड़बड़ हो जाता है। इसका तीसरा कोण इसका तीसरे कोण के बराबर है, तो ये तीनों कोण से बराबर हो। दोनों त्रिभुज का जो संगत कोण है वो बराबर है, मतलब तीनों कोण का बात किया जा रहा है। तो एंगल दोनों त्रिभुज का क्या है, बराबर है, तीनों एंगल है। मतलब इसका जो ये है आपका रूल ए काम किया है और उससे हम लोग यहाँ ए समरूपता के नियम से हम लोगों ने इसको समरूप किया है। ऑप्शन इसका याद रखना था। सवाल नंबर 28 कह रहा है कि त्रिभुज ABC तथा PQR के लिए कौन सा कथन सही है। देखिए एक ट्रायंगल आपको इस तरह से, एक AB एक आपको ट्रायंगल दिया हुआ है और इसी तरह से एक आपको एक अन्य ट्रायंगल PQR दिया हुआ है, PQR, और ये है आपका ABC। अब देखिए इसका जो ये एंगल है वो आपका 60 डिग्री दिया हुआ है, ये एंगल जो आपका 80 डिग्री दिया हुआ है और ये एंगल जो आपका कितना 40 डिग्री दिया हुआ है। इस तरह से P पर एंगल जो बन रहा है वो 60, Q पर जो एंगल बन रहा है वो 80 और R पर जो एंगल बन रहा है वो 40। अब इन दोनों को मैच कराना है, समरूप लिखना है कि एक तरफ हम लोग ABC लिख लीजिए, ABC सर्वांगसम त्रिभुज। अब PQR का मैच करें, इधर ABC तो दिए है, इधर चेंज किया है तो हम लोग यहाँ सही ऑप्शन लिखने का प्रयास करते हैं। A इसका कितना 60 डिग्री, तो इधर 60 डिग्री होगा। A शुरू में है 60 डिग्री तो इधर भी वही शुरू में होगा जिसका 60 डिग्री, तब P होगा। ठीक, फिर यहाँ पर B है, B कितना 80 डिग्री, तो उधर 80 डिग्री कहाँ पर है, Q पर है, तो Q वाला हो जाएगा। ठीक है, फिर यहाँ देखिए C कितना 40 डिग्री वाला, तो R कितना 40 डिग्री वाला, तो यहाँ R। तो ये जो ऑप्शन होगा वो करेक्ट ऑप्शन, बाकी सब गलत। ये क्रम चेंज नहीं कि हम PQR को QRP लिख लेंगे तो ये आपका सर्वांगसम और समरूप में नहीं चलेगा। ठीक है, क्रम चेंज नहीं, संगत होना चाहिए, संगत होना चाहिए। A के साथ P, B के साथ Q और C के साथ R होना चाहिए। ठीक है, तो इसका ऑप्शन नंबर जो है आपका ऑप्शन नंबर D इसका करेक्ट हो जाएगा। त्रिभुज ABC समरूप त्रिभुज PQR, इसका करेक्ट ऑप्शन कौन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर D। चलिए अब अगला सवाल की ओर बढ़ते हैं। सवाल नंबर 29 कह रहा है कि यदि दो समरूप त्रिभुजों के भुजाओं का अनुपात 4:9 है तो उसका क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। दो त्रिभुज हम लोग मान लेते हैं कि दो त्रिभुज हैं, एक त्रिभुज का नाम ABC है, एक त्रिभुज का नाम क्या ABC, और दूसरा त्रिभुज जो है जो समरूप है, दोनों त्रिभुज क्या है समरूप, PQR। यहाँ पर सबसे पहला त्रिभुज ABC समरूप हो जाएगा त्रिभुज PQR का, ऐसा दिया हुआ है। फिर बोला कि इसका जो भुजाओं का अनुपात, एक भुजा ले लेते हैं हम लोग AB बटा PQ, संगत भुजा AB है, AB देखिए इधर बोला। ठीक है, AB और PQ, यहां से भी लिख सकते हैं AB तो PQ, फर्स्ट दो का अनुपात कितना दिया हुआ है 4.9 दिया हुआ है। इसका क्षेत्रफल निकालना है, क्या निकालना है, एरिया निकालना है, किसका, त्रिभुज ABC का और त्रिभुज PQR, दोनों त्रिभुज का एरिया का अनुपात आपको पूछा गया। तो आप एक परिमेय पढ़े होंगे, परिमेय
परिमेय 6.6 कहता है कि दो सर्वांगसम त्रिभुजों का जो क्षेत्रफल होता है उसके भुजाओं के अनुपात के स्क्वायर के बराबर होता है, भुजाओं के अनुपात के वर्ग के बराबर होता है। मतलब वहां से हम लोग लिख सकते हैं क्या, उस परिमेय से, इस परिमेय को आपको याद रखना है, पी क्यू आर का स्क्वायर कर देना है, ठीक है। ये होता है, ऐसा होता है कि दो सर्वांगसम त्रिभुजों का जो एरिया का जो अनुपात होता है, क्षेत्रफल का जो अनुपात होता है, वो उनके भुजाओं के, संगत भुजाओं के अनुपात के वर्ग के बराबर होता है। ए बी बटा पी क्यू का मान दिया हुआ यहाँ देखिए, यहाँ उसको पुट कीजिए, 4/9 का होल स्क्वायर। अब दोनों को गुना करना है, मतलब 2 का स्क्वायर और 9 का स्क्वायर, तो 4 का स्क्वायर करेंगे, 4 का स्क्वायर और ये हो जाएगा 9 का स्क्वायर। 4 का स्क्वायर कितना 16 और 9 का स्क्वायर कितना 81, तो 81 16 81। ऑप्शन नंबर डी इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट, इसका भी डी, इसका सी, ठीक है। चलिए अब अगला सवाल की ओर बढ़ते हैं। 30 सवाल नंबर 30 कह रहा है कि एक समबाहु त्रिभुज की भुजा 2a है, उसके शीर्षलंब की लंबाई ज्ञात कीजिए। एक समबाहु त्रिभुज, एक ऐसा त्रिभुज जिसका तीनों भुजा आपस में बराबर है, उसका आपको क्या निकालना है, इसका भुजा दिया हुआ है 2a, कितना दिया हुआ है 2a, तीनों भुजा आपस में बराबर होगा 2a, तो उसके शीर्षलंब का लंबाई ज्ञात कीजिए। शीर्षलंब मान लेते हैं कि ए बी सी एक क्या है मेरा, इसमें तीनों भुजा बराबर है, इसका शीर्षलंब, ये इसका शीर्षलंब हो जाएगा। मान लेते हैं इसको मिला देते हैं हम लोग, शीर्षलंब हम लोग मिला दिए, मान लेते हैं ये पी पर है, पी पॉइंट है। अब देखिए 2a है, मतलब इधर ए बचेगा, इधर ए बचेगा 2a, ए जोड़ेंगे तो यहाँ से यहाँ तक पूरा 2a हो जाएगा, ये बीच में है, ठीक है, बराबर होता है। ये आप प्रूफ भी किए होंगे 9th क्लास में, ठीक है। तो इसीलिए a+a हम लोगों को इसको लिख सकते हैं। अब यहाँ से आपको क्या, इसका लंबाई निकालना है, क्या निकालना है, लंबाई। तो आपको यहाँ लगाना पड़ेगा पाइथागोरस परिमेय, पाइथागोरस परिमेय, ये भी आपका त्रिभुज के चैप्टर में एक परिमेय है। पाइथागोरस परिमेय जो आपका, वो आपका एक समकोण त्रिभुज में लगता है। समकोण त्रिभुज एक ऐसा त्रिभुज जिसका एक को 90 डिग्री हो, समकोण त्रिभुज कहलाता है। इसका जो 90 का सामने का है उसको हम लोग कर्ण कहते हैं, एक को आधार कहते हैं, जिस पर खड़ा रहता है उसको हम लोग आधार कहते हैं, और एक आपका लंब हो जाता है, ठीक है, एक लंब। तो ये पाइथागोरस परिमेय है, वो कहता है कि जो कर्ण का स्क्वायर है, कर्ण को अगर आप स्क्वायर करिएगा तो वो आपका आधार के स्क्वायर और लंब के स्क्वायर के बराबर होगा, ठीक है, लंब के स्क्वायर के बराबर होगा। तो इस ट्रायंगल को ध्यान से देखिए, चलिए हम इसको बाहर काट के निकाल लेते हैं। इस तरह का एक ट्रायंगल दिखा, एक इस ट्रायंगल का, इस तरह का ट्रायंगल APC आपको इसमें दिख रहा है, ये साइडेड वाला बाहर निकालने में उसको हम लोग, इसमें ये आपका A है और ये आपका 2 है और ये आपका 90 डिग्री है, ये भी आपको पता होगा, ये 90 डिग्री ही होता है। प्रूफ आपने 9th क्लास में पढ़ा। देखिए ये ऐसा एक समकोण त्रिभुज इसी तरह दिख रहा है, इसका कर्ण कितना हो जाएगा, इसका 2a हो जाएगा, और इसका आधार कितना हो जाएगा a, तो लंब नहीं निकलेगा, इस पर वो बैठाइए। आप यहाँ देखिए, इसका कर्ण कौन हो जाएगा, AC हो जाएगा, AC का स्क्वायर हम लोग लिख सकते हैं, और इसका आधार कौन हो जाएगा PC का स्क्वायर हम लोग लिख सकते हैं, और इसका जो लंब AP कितना हो जाएगा, AP का होल स्क्वायर। आप देखिए AC इसका कर्ण 2a इसको बैठा लेंगे, 2a का होल स्क्वायर, और PC कितना, a का स्क्वायर प्लस AP तो हम लोगों को निकालना है। चलिए तब क्या करेंगे कि ये हो जाएगा आपका 4a स्क्वायर, स्क्वायरिंग तोड़ेंगे तो ये 2 है सो 4 बन जाएगा, और a स्क्वायर बन जाएगा, ठीक है। इधर a स्क्वायर हो जाएगा प्लस AP स्क्वायर। अब देखिए 4 में से एक जाएगा तो 3 बचेगा, 3a स्क्वायर बराबर AP स्क्वायर। अब क्या होगा कि ये स्क्वायर और रूट, दोनों तरफ रूट लगाएंगे, दोनों तरफ क्या लगाएंगे, रूट 3a स्क्वायर AP का होल स्क्वायर। तो देखिए यहाँ से क्या होगा, यहाँ से क्या हो जाएगा, देखिए रूट के अंदर 2 गो a है तो एगो a बाहर आएगा, और इधर रूट के अंदर 2 गो p है, स्क्वायर है मतलब 2 बार गुना में है, तो ये हो जाएगा, इधर AP निकलेगा, इधर लेकिन √3 का वर्गमूल नहीं निकलेगा अभी, इसीलिए इसको हम लोग यहाँ √3 ही रखेंगे, √3a। तो इस प्रकार से जो हमारा शीर्षलंब निकला वो निकला आपका √3a। ऑप्शन नंबर A इसका करेक्ट ऑप्शन है, ठीक है। तो ये हुआ आपका समाप्त। चलिए अब अगला सवाल की ओर बढ़ते हैं। नंबर 31 कह रहा है त्रिभुज ABC में AB बराबर 6√3 सेंटीमीटर, AC बराबर 12 सेंटीमीटर और BC बराबर 6 सेंटीमीटर है, तो B का मान क्या होगा। एक त्रिभुज है आपके पास, चलिए यहाँ दिया हुआ क्या क्या दिया है क्या क्या, इसका हल कर रहे हैं हम लोग। दिया है AB बराबर जो है वो 6√3 सेंटीमीटर है, BC बराबर जो है, BC बराबर वो
6 सेंटीमीटर और AC बराबर जो है वो 12 सेंटीमीटर। अगर इस तरह का सवाल आपको दिखे, तीनों भुजा देखे, इस तरह का सवाल जहां भी दिखे कि आपको तीनों भुजा दे दिया है और आपको एक एंगल पूछ रहा है और ऑप्शन में 90 डिग्री भी है, तो आपको दिमाग तुरंत लगाना है पाइथागोरस प्रमेय कि कर्ण का स्क्वायर अगर आधार और लंब के स्क्वायर के योग के बराबर है तो डायरेक्ट यही सी हो जाएगा। तो दिमाग लगाना है यहाँ पाइथागोरस। क्या होता है पाइथागोरस? एक ट्रायंगल, सबसे बड़ा भुजा ही हम लोगों को इसका कर्ण होता है। सबसे बड़ा भुजा क्या रहता है? कर्ण। चलिए हम लिख लेते पहले एक बार फार्मूला पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय क्या कहता है? कर्ण का स्क्वायर जो है वो आधार, जो पिछला क्वेश्चन में भी हम लोगों ने आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर, पिछला क्वेश्चन में भी हम लोगों ने इसको देखा है। तो इनमें से सबसे बड़ा कौन है? सबसे बड़ा 12 है, तो 12 सेंटीमीटर इसका कर्ण हो जाएगा, क्योंकि समकोण त्रिभुज में सबसे लंबी भुजा जो होती है, सबसे बड़ी भुजा जो होती है वो कर्ण होती है। तो कर्ण लिख लेंगे, ठीक है। आधार इन दोनों में से कोई भी एक ले सकते हैं। आधार ले लीजिए, कोई भी ले सकते हैं, दोनों में से एक कोई भी। चलिए 6√3 सेंटीमीटर का होल स्क्वायर। इधर इसको तोड़िएगा तो 144 144 सेंटीमीटर स्क्वायर आएगा। इधर 6 छक 36 स्क्वायर कर रहे हैं, 6 छक 36, 6 का स्क्वायर मतलब 6 छक 36 का स्क्वायर प्लस 6, ऐसे इसको लिखिएगा 6√3 गुना 6√3, 6 गुना हो जाएगा तो देगा ये 36 और √3 गुना होगा तो 3 × 3, यहाँ से एगो 3 आएगा बाहर तो ये हो जाएगा 3, ठीक है, सेंटीमीटर स्क्वायर। तो क्या हो जाएगा 36 सेंटीमीटर स्क्वायर प्लस 36 को 3 से गुना करेंगे तो ये आपका कितना आएगा? 36 को 3 से गुना करेंगे तो कितना आएगा? 6 × 18 के 8, 3 × 9 और 1 10, 108 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसको जोड़िए, 36 और 108 जोड़िएगा तो आपका 144 सेंटीमीटर स्क्वायर। मतलब कि ये दोनों पट्टी बराबर आ गया, सेंटीमीटर स्क्वायर, दोनों साइड बराबर आ गया, दोनों साइड बराबर आ गया। तो ये मतलब पाइथागोरस प्रमेय यहाँ पर लग रहा है। तो पाइथागोरस प्रमेय से हम लोग कह सकते हैं कि जो इस त्रिभुज का जो कोण होगा ABC, तो ये कोण जो B होगा वो आपका हो जाएगा 90 डिग्री। तो जब भुजा दे दे और कोण निकालना है तो एक बार पाइथागोरस प्रमेय जरूर देखना है ट्राई करके कि उससे बन रहा है कि नहीं। 10th क्लास में बन ही जाएगा, 10th क्लास में पाइथागोरस प्रमेय से ही देगा, ठीक है। तो कुछ नहीं, ऐसा सवाल आएगा, बस पाइथागोरस प्रमेय लगाना है। यहाँ के बाद अब जो सवाल है वो आपका वृत्त से संबंधित है, ठीक है। वृत्त से संबंधित है, आपको वृत्त के बारे में जानकारी होना बहुत जरूरी। तो फर्स्ट सेट है, इसीलिए मैं यहाँ पूरा डिटेल में बता रहा हूँ आपका। उसके बाद नेक्स्ट सेट जो आएंगे, अगला सेट 2 3 जो भी आएंगे वो सीधा सीधी वहां हम क्वेश्चन बताने से मतलब रखेंगे, कॉन्सेप्ट सिर्फ इसी सेट तक, ठीक है। तो आइए हम लोग कुछ बेसिक बातों को हम लोग समझते हैं। वृत्त क्या है? तो वृत्त जो आपका है वो आपको पता है किस तरह का वृत्त रहता है। यहाँ से प्रत्येक का जो दूरी है वो आपका सेम रहेगा। जैसे आप साइकिल का चक्का मान सकते हैं, साइकिल के चक्का जहां पर कसा हुआ रहता है स्पोक जो है, स्पोक को आप क्या कहेंगे? त्रिज्या कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? त्रिज्या। क्यों? क्योंकि यहाँ से इसका केंद्र से इसका परिधि, ये इसका क्या कहलाता है? परिधि कहलाता है, बाहरी आवरण। साइकिल का जो टायर है तो उसको आप परिधि मान लीजिए, स्पोक उसका क्या हो जाएगा? त्रिज्या। केंद्र से परिधि के बीच में जो दूरी है, इसी दूरी को हम लोग क्या कहते हैं? त्रिज्या कहते हैं। अब इसके बाद अगला टर्म जो आता है वो आता है इस तरह की संरचनाएं। तो ये जो है आपका इस तरह के अनंत हो सकते हैं। किसी तरह से भी आप सिर्फ परिधि को मिलाइए, दो बिंदुओं को मिलाता हुआ, दो बिंदुओं, वृत्त के परिधि पर दो विभिन्न बिंदुओं को मिलाते हुए एक रेखाखंड खींचिए। वृत्त की परिधि पर दो बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा को हम लोग क्या कहते हैं? जीवा कहते हैं। तो एक से अधिक जीवा हो सकता है, एक से अधिक त्रिज्या भी हो सकता है। अब देखिए इसका अगला केस कि वह जीवा जो केंद्र से होकर के पास करता है, केंद्र से होकर के पास करता है, उसे हम लोग व्यास कहते हैं। क्या कहते हैं? व्यास। अब देखिए आपको पता है कि यहाँ से यहाँ तक r है, यहाँ से यहाँ तक भी r है, यहाँ से यहाँ तक r है। व्यास को हम लोग d लिखते हैं। तो d बराबर r प्लस r होगा, d बराबर 2r होगा। मतलब कि जो त्रिज्या होती है व्यास का आधा होती है। यहाँ से एक चीज आप निकाल सकते हैं कि r बराबर d/2। तो जो त्रिज्या होती है व्यास का आधा होता है और जो व्यास होता है वो त्रिज्या का दुगुना होता है। तो ये थी बेसिक बातें। अब यहाँ से कुछ और बातें निकल के आपके पास आएंगी जिसका यूज अभी हम लोग यहाँ पर करेंगे। तो आइए उसको भी हम लोग अभी समझ लेते हैं। जैसे कि ये आपका एक वृत्त है, एक आपका क्या है?
वृत्त है, इस पर एक बाहर से ऐसा रेखा जो वृत्त को सिर्फ एक ही बिंदु पर प्रतिच्छेद करता है, जैसे यहाँ पर काटा P पर, परिधि पर एक ही बिंदु पर, तो इस रेखा को हम लोग स्पर्श रेखा कहते हैं। क्या कहते हैं? स्पर्श रेखा। सिर्फ स्पर्श रेखा हो गया, आपको ये समझ में आ गया रेखा होता है। और एक वृत्त में बहुत सारे स्पर्श रेखा को हम लोग खींच सकते हैं, जहां मन करे आप खींचिए, बट एक ही बिंदु पर उसको प्रतिच्छेद करना चाहिए। अनंत हो सकते हैं, अपरिमित रूप से अनेक हो सकते हैं। जैसे इस क्वेश्चन 32 में देखिए, एक वृत्त की कितनी स्पर्श रेखाएं हो सकते हैं, जिसका अपरिमित रूप से अनेक। तो ये बातें आपको समझ में आएगा, खुटुक से बन जाएगा। ये भी इसका कुछ बेसिक बात है, इसका बेसिक बात और कुछ है 2-4, उसको हम लोग समझ लेते हैं। पहला बात जो इसका वो है क्या, एक वृत्त मानिए, अब बोलता है कि एक जीवा लीजिए, जीवा, और ये इसका केंद्र, तो जीवा पर केंद्र से डाला गया लंब, जीवा से केंद्र पर डाला गया लंब, ऐसे लंब डालिएगा तो जीवा को समद्विभाजित करेगा। ये बात आपको बोल रहा है। जैसे मान लीजिए कि ये PQR है, ये केंद्र को O बोलते हैं, ये PQ है, मान लेते हैं यहाँ A है, तो केंद्र से जब इस पर हम लंब डालेंगे, यदि OA लंब है PQ पर, तो क्या हो जाएगा कि AP बराबर QA, तो क्या हो जाएगा, AP बराबर हो जाएगा AQ का, AP बराबर हो जाएगा किसका, AQ का बराबर हो जाएगा। ये फर्स्ट बात आपको इसे ध्यान में रखना है, इसका यूज हम लोग करेंगे, ठीक है, कि जीवा से, केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब जीवा को समद्विभाजित करता है, 2 बराबर भागों में विभाजित करता है। तो ये बात आपको समझ में आएगा, तब सवाल बनेगा, ठीक है। ये बात आपको इसीलिए बताया जा रहा है। चलिए, ये था पहला बात। दूसरा बात जो है इसका, वो कहता है कि स्पर्श रेखा पर ये स्पर्श बिंदु, स्पर्श रेखा, ये आपको मैंने बताया था स्पर्श रेखा है, स्पर्श रेखा जो एक ही बिंदु पर प्रतिच्छेद करता है, मान लेते P पर प्रतिच्छेद किया, तो P पर जिस बिंदु पर प्रतिच्छेद करता है उस बिंदु को हम लोग स्पर्श बिंदु कहते हैं, ठीक है। तो केंद्र से स्पर्श बिंदु को अगर हम लोग मिलाएंगे, केंद्र से अगर स्पर्श बिंदु को मिलाएंगे, तो वो जो स्पर्श रेखा पर, वो जो त्रिज्या वहां पर बनेगा वो स्पर्श रेखा पर लंब होगा। ये बात भी आप याद रखिएगा, ठीक है। मान लेते हैं इसका, ये P है, ये Q है, ये P है, ये X, ये Y, ठीक, X Y एक रेखा था। आप देखिए यहाँ पर O आपका केंद्र है, P आपका स्पर्श बिंदु है, अगर ये दोनों को मिलाएंगे तो यहाँ पर क्या होगा, OP लंब XY, OP लंब XY। ये बात भी आपको याद रखना है। तीसरी बात जो है, लास्ट बात जो है इसका, तीसरा बात जो है वो क्या है कि किसी वृत्त पर किसी एक बाहर के बिंदु से अगर 2 स्पर्श रेखाएं खींचे जाते हैं, 2 स्पर्श रेखाएं खींचे जाते हैं, ठीक है, 2 स्पर्श रेखाएं खींचे जाते हैं, तो दोनों का लंबाई सेम होगा। क्यों? क्योंकि ये पॉइंट सेम है। यहाँ से एक ही वृत्त पर 2 स्पर्श रेखा हम लोग खींच रहे हैं, इसका लंबाई इसका बराबर हो। मान लीजिए PQ, इसको मान लेते हैं R मान लेते हैं, PQR, ये इसका केंद्र, तो ये R से P और R से Q दोनों का दूरी बराबर होगा। मतलब जो ये PR की दूरी होगा, PR जितना लंबा होगा उतना ही QR आपका होगा। तो ये बात आपको याद रखना है। वृत्त की जो बेसिक बातें थी वो मैंने यहाँ पर आपको बता दिया। इसके बाद अगला सेट में मैं डायरेक्ट बताऊंगा। ये वीडियो थोड़ा लंबा होगा, मुझे पता है, ठीक है, आपको भी पता है, लेकिन यहाँ पर पूरा कॉन्सेप्ट हम बता रहे हैं, इसीलिए थोड़ा सा वीडियो लंबा हो जा रहा है, ठीक है। चलिए अब अगले सवाल की ओर। तो सवाल अब हम लोग बनाना शुरू करते हैं। बेसिक बातें सारा वृत्त से हो गया। एक सवाल नंबर 32, देखिए पेन भी नहीं उठाना पड़ेगा, बनेगा। एक वृत्त की कितनी जीवाएं, एक वृत्त की कितनी स्पर्श रेखा हो सकती है? अभी मैंने बताया कि वृत्त पर एक से अनेक, कितनों भी आपको जितना मन करे आप स्पर्श रेखा खींच सकते हैं, बस एक ही पॉइंट पर उसको प्रतिच्छेद करना चाहिए। तो इसका अपरिमित रूप से अनेक हो जाएगा, ठीक है, अपरिमित रूप से अनेक हल, मतलब अपरिमित रूप से अनेक जीवाएं हो सकते हैं, ठीक है। यह था 32 की कहानी। अब चलिए 33 की ओर। 33 की ओर बढ़ते हैं। 33 कह रहा है वृत्त के केंद्र से 13 सेंटीमीटर दूर स्थित किसी बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखा की लंबाई 12 सेंटीमीटर हो तो वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। मान लेते हैं कि एक वृत्त है, क्वेश्चन समझा रहा हूं पहले। एक वृत्त है, यहाँ इसका केंद्र O है, केंद्र से 13 सेंटीमीटर दूर, कितना सेंटीमीटर, मान लेते हैं कि वो पॉइंट P है, यहाँ से 13 सेंटीमीटर दूर से वृत्त पर एक स्पर्श रेखा खींचा जाता है। क्या खींचा जाता है? स्पर्श रेखा खींचा जाता है। तो खींच दी है स्पर्श रेखा, इसका लंबाई आपको दिया हुआ है 12 सेंटीमीटर और बोल रहा है कि वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। तो इसको मिला दीजिए। तो अभी मैंने आपको बताया था क्या कि वृत्त के केंद्र से स्पर्श बिंदु पर, वृत्त के केंद्र से स्पर्श बिंदु पर मिलाया गया रेखा खंड जो होता है वो लंब होता है, मतलब यहाँ 90 डिग्री का कोण बनेगा। आप देखिए यहाँ से आपको एक क्या दिखा, एक समकोण त्रिभुज दिखा।
तो ये इस तरह से आपको बन गया। अब यहाँ से एक फिगर आपको दिख रहा है, किस तरह से, एक ट्रायंगल आपको दिख रहा है, समकोण त्रिभुज, इस तरह से आपको दिख रहा है समकोण त्रिभुज। ये आपका 12 सेंटीमीटर है, ये आपका 13 सेंटीमीटर है, और ये आपका रेडियस है r, ये r है, मतलब इसके आपका मान निकालना है। तो पाइथागोरस परिमेय यूज कीजिए, इसका स्क्वायर बराबर होगा किसका, इसका स्क्वायर है इसका स्क्वायर के योग के बराबर, तो उसी को हम लोग यूज करेंगे पाइथागोरस परिमेय। ये आपको पता है कि जो आधार का स्क्वायर होता है, जो कर्ण का स्क्वायर होता है, कर्ण का स्क्वायर वो आधार का स्क्वायर और लंब का स्क्वायर के बराबर होता है। तो देखिए कर्ण का दिया हुआ आपको कितना, 13 सेंटीमीटर, 13 सेंटीमीटर का स्क्वायर लिख लेंगे। आधार इसका 12 मान लेते हैं, 12 आधारे है, तो इसका लंब निकालना, क्या निकालना है, लंब यहाँ पर क्या है, रेडियस, मतलब r का स्क्वायर। ठीक, अब देखिए 13 का स्क्वायर आपको पता है कितना होता है, 13 गुना 13 करेंगे, 13 गुना 13 करेंगे तो 169 सेंटीमीटर स्क्वायर आएगा। ठीक है, 169 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब देखिए 12 का स्क्वायर करेंगे, 12 गुना 12 कीजिएगा तो 144 आएगा, सेंटीमीटर स्क्वायर लग जाएगा, का 1 सेंटीमीटर है, तो ये हो जाएगा 144 सेंटीमीटर, कितना, 144 सेंटीमीटर स्क्वायर प्लस r का स्क्वायर। अब देखिए 169 में 144 घटाना, 169 में 144 घटा दीजिए, कितना हो जाएगा, 52 सेंटीमीटर, मतलब कि 25, कितना है इधर जाके घटेगा 169 सेंटीमीटर स्क्वायर माइनस 144 सेंटीमीटर स्क्वायर बराबर r स्क्वायर, ये घटेगा तो ये 25 सेंटीमीटर स्क्वायर आएगा आपका r स्क्वायर। ठीक, ये 25। अब यहाँ पर हम लोग रूट लगा लेंगे, क्या लगा लेंगे, रूट, दोनों तरफ रूट हम लोग लगाएंगे, दोनों तरफ हम लोग क्या लगाएंगे, रूट लगाएंगे, तो इधर रूट r हो जाएगा। अब देखिए 25 का वर्गमूल निकालेंगे तो कितना आएगा, 25 का वर्गमूल 5 आएगा, और r का r मतलब r बराबर कितना आया, 25, r बराबर 5 सेंटीमीटर, r बराबर 5 सेंटीमीटर। तो इसका करेक्ट ऑप्शन नंबर, सवाल नंबर 34 की ओर बढ़ते हैं। एक बिंदु Q से एक वृत्त पर स्पर्श रेखा की लंबाई 24 सेंटीमीटर है तथा Q की केंद्र से दूरी 25 सेंटीमीटर, तो वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। फिर वही सवाल, इसी पर बेस्ड सवाल ये भी है, इसको भी हम लोग उसी पर बेस्ड सवाल है। मान लेते हैं एक वृत्त है O इसका केंद्र है। अब यहाँ से लेके यहाँ तक आपका एक दिया हुआ है Q, एक बिंदु है, अब Q से इस पर एक स्पर्श रेखा खींचा गया था। स्पर्श रेखा चलिए हम लोग बना लेते हैं, स्पर्श रेखा हम लोगों ने बना लिया। यहाँ से बोल रहा है कि इस स्पर्श रेखा, ये स्पर्श रेखा की लंबाई कितना है, देखिए फिर से देखिए इसको, एक बिंदु Q से वृत्त पर स्पर्श रेखा की लंबाई, स्पर्श रेखा की जो लंबाई है ये आपका 24 सेंटीमीटर दिया हुआ है तथा Q केंद्र से कितना दूर है, 25 सेंटीमीटर दूर है। ये कितना सेंटीमीटर, 25 सेंटीमीटर दूर है, तो त्रिज्या निकालने बोलेगा, त्रिज्या निकालने बोलेगा। तो ये आपको एक राइट एंगल ट्रायंगल, यहाँ पर परिमेय भी हम आपको थ्योरम बताएं कि केंद्र से जीवा पर, मतलब केंद्र से स्पर्श बिंदु को मिलाने वाली रेखा जो होती है वो स्पर्श रेखा पर लंब होता है, ये होता है, ये आपको समकोण त्रिभुज दिखा, ये आपका r है। पाइथागोरस परिमेय लगाएंगे, पाइथागोरस परिमेय क्या कहता है, कर्ण का स्क्वायर जो होता है दोनों का स्क्वायर के बराबर। तो यहां हम लोग क्या लिखेंगे, पाइथागोरस परिमेय से, पाइथागोरस परिमेय, परिमेय क्या कहता है, कर्ण का जो स्क्वायर होता है वो आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर के बराबर होता है। मतलब कर्ण एक कितना आपका 25 सेंटीमीटर का होल स्क्वायर, और आधार मान लेते हैं 24 सेंटीमीटर का होल स्क्वायर, तो लंब आपका हो जाएगा r का स्क्वायर। 25 का स्क्वायर का मतलब क्या आपको पता होगा, 25 सेंटीमीटर को 2 बार गुना करना है, उसी से वर्गमूल तो आपको अच्छे से पता होगा, फिर भी बेसिक हम थोड़ा सा बता दे रहे हैं, इस तरह होता है, प्लस r स्क्वायर। अब देखिए 25 को 25 से गुना कीजिएगा 625 सेंटीमीटर, 2 बार आया स्क्वायर हो जाएगा। 24 को 24 से गुना कीजिएगा 576 आएगा, सेंटीमीटर स्क्वायर आएगा, सेंटीमीटर स्क्वायर प्लस r स्क्वायर। अब देखिए 625 में इधर आके घट जाएगा, 625 सेंटीमीटर स्क्वायर में 576 सेंटीमीटर स्क्वायर घट जाएगा, उधर r स्क्वायर बचेगा, ये घटेगा तो 49 आ जाएगा। आप घटाइए, इस कितना आएगा 49 आ जाएगा r स्क्वायर। अब दोनों तरफ रूट लगा लेंगे, दोनों तरफ क्या लगा लेंगे, रूट। दोनों तरफ कुछ भी कर सकते हैं गणित में, दोनों तरफ ना कुछ भी कर सकते हैं। अब देखिए 49 का वर्गमूल कितना 7 सेंटीमीटर होता है। जैसे इसको भी थोड़ा सा डिटेल कर लेते हैं, 7 सेंटीमीटर इंटू 7 सेंटीमीटर लिख सकते हैं, सेंटीमीटर को 2 भाग में तोड़ दिए, 49 को भी 7 गुना 7 49 लिख दिए। इधर देखिए r को 2 बार लिख सकते हैं, r इंटू r। अब देखिए एक जोड़ा हो गया, 7 सेंटीमीटर बाहर आ जाएगा, एक यहाँ भी जोड़ा लगा r बाहर,
आर बराबर कितना 7 सेंटीमीटर। तो 34 नंबर का जो ऑप्शन नंबर ए है वो आपका करेक्ट है। चलिए अब अगला सवाल की ओर बढ़ते हैं। सवाल नंबर 35 कह रहा है कि दो सकेंद्रीय वृत्त की त्रिज्याएं, दो सकेंद्रीय वृत्त, सकेंद्रीय वृत्त कहते हैं किसका है कि दो या दो से अधिक वैसे वृत्त जिसका केंद्र सेम हो। दो वृत्त हम लोग बना लेते हैं। चलिए दो सबसे छोटका रुको, दो वृत्त हम लोगों ने बना लिया, दोनों का केंद्र O है, दोनों का केंद्र क्या है समान है, तो इस वृत्त को हम लोग क्या कहेंगे सकेंद्रीय वृत्त कहेंगे। ठीक है, अब बोल रहा है कि दोनों की त्रिज्याएं, एक का त्रिज्या जो छोटा वृत्त है उसका त्रिज्या 3 सेंटीमीटर है। कितना सेंटीमीटर 3 सेंटीमीटर। और बड़ा त्रिज्या जो है वो आपका कितना है 5 सेंटीमीटर। कितना 5 सेंटीमीटर। ये जो आपका बड़ा वाला त्रिज्या है वो आपका 5 सेंटीमीटर दिया हुआ है। अब बोल रहा है कि वृत्त की उस जीवा की लंबाई ज्ञात कीजिए। जीवा इस बड़े वृत्त का जीवा, ठीक है, बड़े वृत्त की उस जीवा की लंबाई ज्ञात कीजिए जो छोटे वृत्त को स्पर्श करता है। जीवा बनाना है इस तरह से बनाना है कि छोटा वृत्त को स्पर्श भी करना चाहिए। ये जीवा इस तरह का छोटा वृत्त को यहाँ पर स्पर्श कर रहा है, इसकी लंबाई मान लेते हैं इसका पी क्यू, ठीक, पी क्यू, और इसको हम लोग मान लेते हैं एम। क्या मान लेते हैं एम, पी क्यू, इसको मान लिया हम लोग एम। तो यहाँ पर इतना ही आपको सवाल में दिया हुआ है। दो सकेंद्रीय वृत्त जिसका पहला का त्रिज्या, छोटा वाला का त्रिज्या 3 और बड़ा वाला त्रिज्या 5 है, और इसका आपको निकालना है क्या पी क्यू की लंबाई आपको निकालनी है। तो पी क्यू का लंबाई निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा कि यहाँ पर देखिए, यहाँ पर एक इस तरह का ट्रायंगल दिख रहा है यहाँ पर 90 डिग्री होगा। क्यों? क्योंकि केंद्र से स्पर्श बिंदु पर मिलाया गया रेखाखंड उस स्पर्श रेखा पर क्या होता है लंब होता है। तो लंब है इसीलिए यहाँ 90 है, और ये 5 सेंटीमीटर है, और ये आपका 3 सेंटीमीटर है। तो ये वाला नहीं निकलेगा, पाइथागोरस प्रमेय में लगाइए। यहाँ नाम कौन कौन है ओ एम क्यू है। आपको एक त्रिभुज यहाँ पर दिख रहा होगा ओ एम क्यू। ये ओ एम क्यू जो है ये त्रिभुज आपका एक समकोण त्रिभुज है, और समकोण त्रिभुज है तो आप पाइथागोरस प्रमेय लगा सकते हैं। पाइथागोरस प्रमेय क्या कहता है कि कर्ण का जो स्क्वायर है वो आधार और लंब के स्क्वायर के बराबर होता है। मतलब पाइथागोरस लगाइए, पाइथागोरस प्रमेय कहता है कि कर्ण का स्क्वायर, कर्ण यहाँ कौन है ओ क्यू का स्क्वायर है बराबर होगा किसका ओ एम का स्क्वायर प्लस ओ क्यू का, ओ एम का स्क्वायर प्लस एम क्यू का स्क्वायर। सबका मान पुट कीजिए। ओ क्यू आपका दिया हुआ 5 सेंटीमीटर, ओ एम भी आपको दिया हुआ है 3 सेंटीमीटर, इसका भी स्क्वायर कर लेंगे। ये निकालना है एम क्यू, आपको क्या करना है निकालना है, तो इसका स्क्वायर रहने दीजिए। 5 का स्क्वायर 25 सेंटीमीटर स्क्वायर होगा आपका। 3 का स्क्वायर कितना होता है 9 सेंटीमीटर स्क्वायर प्लस एम क्यू का स्क्वायर। अब देखिए 25 में से 9 जाएगा तो 16 सेंटीमीटर बचेगा, इधर लाके घटा दीजिए उसको, एम क्यू का स्क्वायर। अब इधर स्क्वायर उधर क्या लगेगा रूट, ये 16 सेंटीमीटर स्क्वायर, इधर एम क्यू आपका निकलेगा। ठीक है, एम क्यू कितना निकलेगा 4 सेंटीमीटर, एम क्यू कितना 4 सेंटीमीटर। अब देखिए यहाँ से यहाँ तक 4 सेंटीमीटर निकला। तो ये भी हम लोगों ने पढ़ा है कि वृत्त से केंद्र से, ये भी हम लोग जानते हैं कि केंद्र से वृत्त पर डाला गया लंब केंद्र को समद्विभाजित करता है। इसीलिए मैंने फर्स्ट में ही सारा कॉन्सेप्ट आपको सिखा चुका हूँ कि वृत्त के केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब जीवा को समद्विभाजित करता है। मतलब ये जितना उतना ये भी, मतलब कि आपको पी क्यू निकालना है तो आप इसे लिख सकते हैं पी एम प्लस एम क्यू, और यहाँ पर पी एम जो है आपका बराबर होगा एम क्यू का। इसलिए जो क्यू एम है ये आपका निकल जाएगा कितना 4 सेंटीमीटर निकल गया, 4 सेंटीमीटर निकला। 4 सेंटीमीटर देखिए ये दोनों 4 है, 4 सेंटीमीटर प्लस 4 सेंटीमीटर कितना हो जाएगा 8 सेंटीमीटर। ऑप्शन आपका मैच करेगा ऑप्शन नंबर ए, तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट है। चलिए तो अब अगला सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल से पहले कुछ लास्ट कॉन्सेप्ट हम लोगों का वीडियो भी लास्ट करने वाला है, लास्ट कॉन्सेप्ट, इसके बाद फिर कभी कॉन्सेप्ट नहीं आएगा, सिर्फ धड़ाधड़ क्वेश्चन बनाएंगे। ठीक है, लास्ट कॉन्सेप्ट जो है हमारा कॉन्सेप्ट्स वो क्या है वृत्त के क्षेत्रफल वृत्त के त्रिज्यखंड से संबंधित है। ठीक है, एक वृत्त है आपके पास जिसका रेडियस आर है, तो वृत्त का जो क्षेत्रफल होता है वो आपको पता है पाई आर स्क्वायर होता है, और इसका जो परिधि है वो आपको पता है 2 पाई आर होता है। ये था वृत्त का क्षेत्रफल और ये था आपका वृत्त का परिधि।
लेकिन जब वृत्त में ही आपका एक त्रिज्य खंड आ जाता है, वृत्त में इस तरह का एक त्रिज्य खंड, ये आपका कहलाएगा यहाँ से यहाँ तक चाप, क्या कहलाएगा, चाप। और इस भाग को हम लोग क्या कहते हैं, त्रिज्य खंड कहते हैं। ये थी बातें। अब यहाँ पर एक कोण बनेगा जिसको हम लोग थीटा कहते हैं, ठीक है। यहाँ क्या, त्रिज्य खंड की, त्रिज्य खंड की क्षेत्रफल, त्रिज्य खंड की क्षेत्रफल अगर आपको निकालना है तो क्या करना पड़ेगा आपको थीटा बाय 360 लिख लेना है। और मेरा ट्रिक याद रखिए कि त्रिज्य खंड की क्षेत्रफल अगर आपको पूछा जा रहा है तो यहाँ पर वृत्त का क्षेत्रफल आप डाल दीजिए। ये फॉर्मूला जो आपको बनेगा त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल, तो ये आप याद रखिएगा। सवाल जो है यहाँ पर यही बोला है, देखिए यहाँ पर फॉर्मूला डायरेक्ट पूछा आपको, ये याद रखना है कि अगर क्षेत्रफल पूछा तो वृत्त का क्षेत्रफल से गुना करेंगे। देखिए थीटा केंद्रीय कोण वाले, आर त्रिज्या वाले त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल, ठीक है, त्रिज्य क्षेत्रफल, इसको सॉल्व कीजिएगा। यहाँ पर ऑप्शन देखिए आर स्क्वायर पाई आर स्क्वायर, ये ऑप्शन आपका बी मैच कर रहा है, ठीक है। इसको थोड़ा सा इधर उधर, पाई आर स्क्वायर पहले लिख लिया, पाई आर स्क्वायर पहले, थीटा बाद में 360, तो ये कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर बी। इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो आपका बी हो जाएगा। लेकिन यहीं से एक और फार्मूला आपको नीचे पूछा है, देखिए इस सवाल में पूछा है, उसके चाप के लिए क्या याद रखेंगे, ये त्रिज्य खंड का जो ये चाप है, यहाँ से यहाँ तक जो चाप है, त्रिज्य खंड की चाप की लंबाई, अगर आपको चाप की लंबाई पूछा जाए तो थीटा बाय 360 यहाँ भी रहेगा, थीटा बाय 360 यहाँ भी रहेगा। लेकिन अगर लंबाई आपका पूछा जा रहा है तो इसका परिधि गुना कीजिए, क्या गुना कीजिए, परिधि 2 पाई आर। अब देखिए पाई आर पहले रखना है तो 2 पाई आर थीटा यहाँ पर मैच कराइएगा, ये ऑप्शन आपका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। और इसी से संबंधित अभी ये सवाल सारा का सारा बनने वाला है, तो आप लिख लीजिए, यहाँ पर साइड में हम लोग इसको लिख लेते हैं, त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल जो होता है थीटा बाई 360 इंटू पाई आर स्क्वायर, और चाप का लंबाई, चाप का जो लंबाई होता है वो होता है थीटा बाई 360 इंटू 2 पाई आर, ये होता है। ये फॉर्मूला हम लोग वहां लिख लेते हैं, बाकी अब हम लोग बनाएंगे सवाल। सवाल नंबर 37 कर रहा है, वृत्त की सबसे बड़ी जीवा को क्या कहते हैं। एक वृत्त बनाइए और इसका सबसे बड़ा जीवा देखिए, ये इसके बाद यहाँ तक बढ़ा, उसके बाद फिर घटने लगेगा। देखिए यहाँ से हम लोग चले, यहाँ तक बढ़ते गया, और यहाँ बाद फिर ये इधर से बढ़ते आया, घट गया, मतलब इधर से जाइएगा तक घटते जाएगा, ठीक है, घटते जाएगा, उधर से जाएगा तो बढ़ जाएगा, मतलब सबसे बड़ा जीवा यही हुआ। इसी ने हम लोग व्यास कहते हैं, क्या कहते हैं, व्यास। इस तरह से जो केंद्र से पास करता है, वह जीवा जो वृत्त के केंद्र से पास करता है उसको हम लोग व्यास कहते हैं। तो वृत्त का जो व्यास होता है सबसे बड़ी जीवा होती है, तो इसका जो हो जाएगा व्यास, इसका व्यास इसका करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। चलिए अब अगला सवाल की ओर बढ़ते हैं। सवाल नंबर 38 कह रहा है, आर त्रिज्य खंड वाले वृत्त की चाप की लंबाई ज्ञात कीजिए। फार्मूला ये यूज होगा, लंबाई ज्ञात करना है जो कोण अंतरित करता है, कितना, थीटा कोण अंतरित करता है, तो ये फार्मूला हो जाएगा। देखिए इसको सॉल्व कीजिए थोड़ा सा, थीटा बाई 360 गुना 2 पाई आर है, क्या किया पहले, पाई आर स्क्वायर, पाई आर पहले रखा है, तो 2 पाई आर थीटा बाई 360, बस इसी को, इसको उठा पहले कर दिया, थीटा बाद में कर दिया, थीटा बाद में कर दिया, तो थीटा बाद में ऑप्शन नंबर इसका कौन सा सही, सी, 2 पाई आर थीटा, 2 पाई आर थीटा 360 डिग्री, इसका ऑप्शन नंबर सी इसका सही है। ये कॉन्सेप्ट के आधार पर ये आपको खुटुक से मार के आइएगा, वहां कोई दिक्कतें नहीं, कोई स्ट्रेस नहीं। अब आगे देखिए सवाल नंबर 39 की ओर बढ़ते हैं। सवाल नंबर 39 बोल रहा है कि 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। एक वृत्त है जिसका त्रिज्या जो है वो 6 सेंटीमीटर, कितना सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर, और एक त्रिज्या जो केंद्र पर 60 डिग्री का कोण बना रहा है, इस त्रिज्य खंड का, इसका आपका क्षेत्रफल निकालना है। तो ये फॉर्मूला पुट कीजिए, फॉर्मूला पहले से लिख के रखा हुआ है, थीटा यहाँ पर कितना 60 डिग्री, आर कितना 6 सेंटीमीटर, ठीक है, 6 सेंटीमीटर, तो ये क्या हो जाएगा, पुट कीजिए 60 डिग्री बट्टा 360 डिग्री, पाई का मान हम लोग जानते हैं 22/7, और आर कितना 6 सेंटीमीटर, तो 6 सेंटीमीटर गुना 6 सेंटीमीटर। अब देखिए
60 डिग्री। अब देखिए 0 से 0 खत्म, 6 से 6 छक 36, नीचे एगो 6 आया, ये वाला 6 से एगो, ये 6 भी कट जाएगा। आप ऊपर गुना कीजिए, देखिए ऊपर में कितना बचा हुआ 22 गुना 6 और नीचे 7, इसको गुना कीजिए, 6 दूनी 12, 6 दूनी 12 एक 13 सेंटीमीटर स्क्वायर बटा 7 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्यों? क्योंकि क्षेत्रफल है हमेशा स्क्वायर में ही आता है। ऑप्शन मैच का ये, ऑप्शन इसका ए, ऑप्शन नंबर ए 132 सेंटीमीटर स्क्वायर बटा 7। चलिए तो लास्ट सवाल सेट 1 का अब हम लोग पहुंच गए। कौन सवाल? लास्ट सवाल, और इसमें आपको बोल रहा है, चलिए तो अब हम लोग सवाल नंबर 40 की ओर, और इस सेट का सवाल नंबर लास्ट। तो ये क्या है कि एक घोड़ा को एक मैदान में, एक बाग में इसको बांध दिया गया है, ठीक है। एक घोड़ा आपके पास है और घोड़ा को क्या किया गया है, एक खाली मैदान में, घास का मैदान में उसको बांध दिया गया है। कितना रस्सी में? मान लीजिए कि यहाँ है घोड़ा, ये 7 सेंटीमीटर की रस्सी में वो उसको बांध दिया गया है। किसको? घोड़ा को। यहाँ पर घोड़ा बंधा हुआ है। अब घोड़ा बंधा हुआ है तो बोल रहा है कि 7 सेंटीमीटर लंबी रस्सी में घोड़ा बांध दिया है, यहाँ पर घोड़ा है, उसका बोल रहा है कि वह क्षेत्र ज्ञात कीजिए जहां तक घोड़ा चढ़ सकता है। कहां तक चढ़ सकता है? तो इससे 7 सेंटीमीटर जहां जहां होगा, 7 सेंटीमीटर 7 सेंटीमीटर 7 सेंटीमीटर 7 सेंटीमीटर इधर जाएगा, इधर जाएगा, इधर जाएगा, इधर जाएगा, मतलब कुल मिला के एक वृत्त बनाएगा। क्या बनाएगा? वृत्त बनाएगा। और इस वृत्त का आपको त्रिज्या मालूम है कितना? 7 सेंटीमीटर। त्रिज्या से क्षेत्रफल नहीं निकलेगा। वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है? पाई आर स्क्वायर। यहाँ पर 22/7 आपका पाई का मान हो जाएगा, और इसका 7 दिया हुआ है, 7 सेंटीमीटर गुना 7 सेंटीमीटर। अब एगो 7 एगो 7 खत्म, तो बचेगा कितना ऊपर में? ये 7 22 गुना 7, ये सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। क्षेत्रफल निकाल रहे हैं, 7 दूनी 14, 7 दूनी 14 एक 15 सेंटीमीटर स्क्वायर। 154। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट ऑप्शन है। तो इस प्रकार हम लोगों ने सेट 1 को कंप्लीट किया है। मुझे उम्मीद है कि कमजोर से कमजोर बच्चों को भी, कमजोर से कमजोर स्टूडेंट को भी, कमजोर से कमजोर विद्यार्थियों को भी ये हमारा वीडियो लेक्चर समझ में आ गया होगा। अब जो सेट्स हमारे आएंगे, सेट 2, 3, 4, 5, तो उन सब सेट में हम लोग इतना डिटेल, इतना लंबा नहीं करेंगे। 20 से 25 मिनट में 40 सवाल बनाएंगे। ये फर्स्ट सेट था, इसमें हर वो कॉन्सेप्ट, हर वो लॉजिक आपको मैंने समझाया जो हर सेट में यूज होगा। ठीक है, तो धन्यवाद, पढ़ते रहिए, मस्ती कीजिए।